हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज हम एक नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी की। हम ये सेमेस्टर 4 की जो इम्यून सिस्टम की सीरीज पढ़ा रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये सेमेस्टर 4 की यूनिट 4 का टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, सेंसिटिविटी शो करना किसी चीज़ के लिए जो हमारी बॉडी को नॉर्मली वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, वो सेंसिटिविटी नहीं शो करनी चाहिए थी, वो हमारी बॉडी शो कर रही है। कहने का मतलब है किसी इंसान को दूध पीने से तो कुछ होना नहीं चाहिए, नॉर्मली दूध पच जाना चाहिए, लेकिन किसी किसी को वो दूध नहीं पचता है। या फिर आपके यहाँ किसी किसी को देखते हो कि पीनट बटर खाने से एलर्जी हो जाती है, या किसी को अंडे खाने से पेट में दर्द होने लगता है, उल्टियाँ होने लगती है, तो दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी। मतलब बहुत कम लोगों को ऐसा होता है कि रिएक्शन हो जाए उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए उसको रिएक्शन देनी नहीं चाहिए थी। यानी कि आपकी बॉडी उसको नॉर्मली डाइजेस्ट कर जानी चाहिए थी या इग्नोर कर जाना चाहिए था, आपको कुछ फील नहीं होना चाहिए था। आपको क्या हो रहा है, आपको सेंसिटिविटी हो रही है, यानी कि पूरे बॉडी पे ऐसे रैशेस पड़ जा रहे हैं, सूजन हो जा रही है, उल्टियाँ आ रही हैं, पेट में दर्द हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा केसेस में देखा जाता है कि पर्सन के बॉडी में पूरे रैशेस पड़ जाते हैं या फीवर हो जाता है और उल्टियाँ आती हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पर्सन है, ये क्या कर रही हैं, ये खेतों में घूम रही हैं। नॉर्मली आप खेत में जाते हो, कहीं से भी घूमते हो, तो आपको एक दो छींक आएगी या फिर नहीं आएगी, आप नॉर्मली वहां से निकल जाओगे। बट किसी किसी पर्सन को देखेंगे वहां पे एलर्जी शो हो जाती है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत, छींकें आने लगती हैं। तो ये क्या हो रहा है, इनके पर्सन इनको क्या हुआ, नोज से इन्होंने पॉलन ग्रेन्स इनहेल कर लिए। वो पॉलन ग्रेन हमारे नाक से भी अंदर जाते हैं, हमें कुछ नहीं होता, बट किसी किसी पर्सन को क्या होता है, बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। यानी कि ये हाइपर सेंसिटिव पर्सन है, इसको पॉलन ग्रेन से एलर्जी है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन क्या हुआ, एलर्जेन, जो चीज एलर्जी कॉज कर रही है, जैसे कि अंडे, जिसको खा करके आपको एलर्जी हो जा रही है, आपको नहीं, बहुत कम लोगों को होती है। वो अंडे जो होते हैं उनको फीवर कर देते हैं, उल्टी आने लगती हैं, रैशेस कर देते हैं, तो अंडा क्या हो गया, एलर्जिन। पॉलन ग्रेन क्या हो गया, एलर्जिन। जो एलर्जी कॉज करे उसको बोलते हैं एलर्जिन। और एलर्जी तो आप सिम्टम्स देख ही रहे हो, कभी कभी इन ऐसे केसेस में डेथ भी हो जाती है पर्सन की, यानी कि बिल्कुल सांस नहीं ले पाता है, लंग्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस बन जाता है, और आपके जब पर्सन सांस नहीं ले पाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो हाइपर सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी हाइपर रिस्पॉन्स कर दे किसी चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए उसको रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए था। मतलब आपको नॉर्मली वो चीज़ इग्नोर कर जानी चाहिए थी या आपको खा के डाइजेस्ट कर जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है, वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है। चलिए नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है, बट उसके खिलाफ रिएक्शन आ रहा है, मतलब उल्टियाँ आ रही हैं, दस्त लग जा रही है, पेट में मरोड़ हो रही है, पूरे बॉडी में रैशेस पड़ जा रहे हैं, सूजन हो जा रही है, तो इवन किसी किसी केस में क्या हो रहा है, डेथ हो जा रही है। अस्थमा जैसी केसेस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसी पर्सन को अस्थमा हो जाता है उस एरिया में रहने से। ठीक है, तो अब हम जानते हैं हाइपर सेंसिटिविटी बाय डेफिनेशन क्या होती है। तो हाइपर सेंसिटिव मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर रिस्पॉन्स शो करना। मतलब मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये बॉटल रखी है, इससे मैं पानी पीती हूँ। ठीक है, अब मैंने पानी पी लिया, मुझे कुछ नहीं हुआ, बट किसी और ने ये पानी पिया, उसे एलर्जी हो गई। क्यों? क्योंकि उसको इस प्लास्टिक से एलर्जी है। ठीक है, इस टाइप के प्लास्टिक से एलर्जी है, तो उसको क्या होगा, तुरंत उसकी बॉडी को रिएक्शन शो हो जाएगा, और रिएक्शन शो करके वो क्या करेगा, उसकी पूरी बॉडी में रैशेस हो जाएंगे या फिर उसके पेट में दर्द होने लगेगी, उसको डॉक्टर के पास अल्टीमेटली जाना ही पड़ेगा। तो उसे बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। मतलब वो पर्सन सेंसिटिव है इस चीज़ के लिए, अगली बार वो ऐसी बॉटल से पानी पीना इग्नोर ही करेगा। तो अनडिजायरेबल रिएक्शन, हमारी बॉडी ऐसे रिएक्शन दे जो हम पे क्या करे, अनकंफर्टेबल फील कराए, हमें डैमेजिंग, हमारी सेल्स डैमेज हो जाए, कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए, जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी, ये सब डैमेज हो जाए, लिवर डैमेज हो जाए, या फिर क्या हो, कभी कभी फेटल मतलब डेथ कॉजिंग भी हो सकता है। कभी कभी लोग ऐसी सेंसिटिविटी से मर जाते हैं। अगर रेयरली आपने कभी सुना हो, मेरे तो एक रिलेटिव थे, एक सेंसिटिव थे, वो हाई पीनट बटर से, और जब उन्होंने पीनट बटर खाया तो उनकी डेथ हो गई। मतलब उन्हें पता नहीं था कि वो चीज़ से एलर्जिक हैं, और इतने ज़्यादा एलर्जिक हैं कि हॉस्पिटल जाते जाते उनकी डेथ हो गई। तो सो सैडली अब हम ये बताना चाहते हैं, आप लोगों को भी अवेयर होना चाहिए इस चीज़ों से कि अगर किसी पर्सन को ऐसी चीज़ों से एलर्जी है तो उसको पहले अपने सारे रिलेटिव्स को बता देना चाहिए कि ऐसी चीज़ों से मुझे ना दे, गलती से भी ना दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, अगर हॉस्पिटल दूर है तो उस पर्सन को क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज भी फेस करने पड़ जाते हैं।
और हमारे कॉलोनी में भी एक लड़का रहता है, उसको भी हम देखते हैं कि उसे एलर्जी है। किस चीज़ से एलर्जी है? गेहूं से एलर्जी है। जो रोटियां आप रोज खा जाते हैं, जो आप रोज खा जाते हैं, ब्रेड बटर ये सब चीज़ें, उससे उसको एलर्जी है। नॉर्मली वो आटा नहीं डाइजेस्ट कर सकता है, आटा मैदा ऐसी चीज़ों से उसे एलर्जी है। मतलब नॉर्मल जिन चीज़ों से एलर्जी नहीं होनी चाहिए थी उस चीज़ से एलर्जी, दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। मतलब कि हमारी बॉडी ऑटो इम्यूनिटी भी कभी कभी क्या करती है, शो करती है। यानी कि आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम आपके ही सेल्स को अटैक कर देता है, हमारे टिश्यू, हमारे ऑर्गन्स को खुद ही अटैक कर देता है और हमारे ऑर्गन्स फेल्योर हो जाते हैं। मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर्स भी देखते हैं। और से ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी मतलब ऑटो रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी क्या करती है, एलर्जिक हो जाती है ऐसी चीज़ों के लिए और क्या करती है, रिस्पॉन्स शो करती है और अपने ही ऑर्गन्स को डैमेज करती है। ये 4 टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 यानी कि इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें बहुत जल्दी रिस्पॉन्स होता है। जैसे ही आपने खाया नहीं कि आपकी बॉडी तुरंत क्या करेगी, कोलैप्स कर जाएगी। मतलब तुरंत सांस लेने में दिक्कत, तुरंत क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगेगा। तो क्या होगा, दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी। कौन सी टाइप की हो गई? ये फर्स्ट यानी कि इमीडिएट, या फिर इसी को एटॉपिक भी बोलते हैं या फिर एनाफिलैक्टिक भी बोलते हैं। इसमें कौन सी इम्यून सिस्टम, इसमें कौन सी एंटीबॉडी काम करती है? तो IgE। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सी एंटीबॉडी या फिर कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है किसकी वजह से टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, कौन से एंटीबॉडी की वजह से? तो IgE एंटीबॉडी या IgE इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। IgE की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से ऐसी एलर्जी हमको देखने को मिलती है। देन टाइप 2 एंटीबॉडी, टाइप 2 एंटीबॉडी में हम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में हम देखते हैं एंटीबॉडी। इसमें एंटीबॉडी जो है डिपेंडेंट होता है, यानी कि IgM और IgG के बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाने से ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 की दिखाई देती है। इम्यून कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है। अभी हम देखेंगे कि बहुत सारे क्या होंगे, एलर्जिन और एंटीबॉडी रिएक्ट करेंगे और ग्रुप बना लेंगे। क्या होगा, एक बार इसको डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्या होगा। मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई पॉलन ग्रेन बाहर से आता है, ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, येलो कलर का बनाना चाहिए था। चलिए, ये क्या है, पॉलन ग्रेन है, बाहर से आया हमारी बॉडी में, हमने सांस ली और पॉलन ग्रेन तो बहुत छोटा होता है, सांस के थ्रू हमारे अंदर आ गया। तुरंत क्या होगा, इसके खिलाफ हमारी बॉडी बना लेगी एंटीबॉडीज। उसको लगेगा कि ये क्या है, फॉरेन पार्टिकल, हमारी बॉडी में ये फॉरेन की तरह काम करेगा और तुरंत इसके खिलाफ होगी एंटीबॉडी बनेगी। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम लोग हैं जो नॉर्मल पर्सन है, जिनको इसके खिलाफ क्या है, कोई भी रिएक्शन नहीं शो करते हैं, उनको क्या होगा, इसके खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं होगा। वो नॉर्मली आप क्या करोगे, थोड़ा सा रिएक्शन, थोड़ा सा क्या होगा, आपकी बॉडी फाइट करेगी नॉर्मल, देन इट विल बिकम नॉर्मल, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन किसी किसी केस में आप देखेंगे तुरंत क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी एंटीबॉडी आकर के इससे बाइंड कर जाएगी इन पॉलन ग्रेन से और यहाँ पे ब्लड में क्लॉट बना लेगी, कॉम्प्लेक्स बना लेगी। ये क्या है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना लेगी। किसका, ये क्या है, वाई शेप की क्या होती है, एंटीबॉडी, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और येलो क्या है, एंटीजन या फिर एलर्जेन, जो बाहर से आया है और एलर्जी कॉज कर रहा है। तो येलो क्या है, ये एलर्जेन या फिर एंटीजन, तो बाहर से आया है और ये क्या कर रहा है, पूरी आर्टरीज को ब्लॉक कर दे रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं एंटीबॉडी या इम्यून कॉम्प्लेक्स, इम्यून सिस्टम कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है। लास्ट यानी कि टाइप 4 इज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। बहुत देर में 2 से 3 दिन या फिर 1 से 2 दिन लग जाते हैं इस रिएक्शन को शो करने के लिए। यहाँ देखें, आपको लगे, यहाँ पे क्या लगेगा, 15 से 30 मिनट है ना, मैक्सिमम 30 मिनट में आपकी बॉडी रिएक्शन दे देगी। यहाँ पे आपको 2 दिन तक लग जाते हैं, इसीलिए टाइप 4 को डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले टाइप 1, इसको हम कहते हैं एनाफिलेटिक या फिर एटॉपिक या फिर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। ये किसकी वजह से होती है, ये होती है IgE की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। नॉर्मली IgE इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत कम मात्रा में रहता है, लेकिन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के केस में हम देखते हैं इसकी मात्रा अचानक से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। कौन, IgE। तो बहुत इंपॉर्टेंट है IgE टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट करने के लिए। जब मैं IgE इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ा रही थी तभी मैंने कहा था कि ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कैसे क्रिएट करता है, जब
पर्सन क्या करता है, स्किन इन्फेक्शन, जैसे किसी किसी पर्सन को एक्जिमा हो जाता है, एक्जिमा मतलब वाइट वाइट या रेड रेड पैचेस हो जाते हैं, दर्द होता है, खुजली होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, तो स्किन डिजीज ऐसी हो जाती है। मतलब नॉर्मल किसी को वो होता नहीं है, बट किसी किसी पर्सन को एलर्जिक हो जाते हैं वो, ठीक है, किसी तरीके के कपड़े से, किसी तरीके के कागज से या किसी तरीके के इन्वायरमेंट से वो एलर्जिक हो जाते हैं और स्किन पे क्या होता है, रैशेस जैसे हो जाते हैं और खुजली होती है और पूरे वाइट वाइट निशान पड़ जाते हैं, ठीक है। देन कंजक्टिवाइटिस, हमारी आंखों में कभी कभी ऐसे धूल पड़ती है जो नॉर्मल पर्सन तो झेल जाता है, लेकिन जो एलर्जिक होता है उसको कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। नॉर्मल भाषा में इसको कहते हैं आँख आना, पूरी आँख क्या होती है, रेड हो जाती है और लोग चश्मा पहन के घूमते हैं, बहुत दर्द होता है आंखों में ना, पूरी आँख बहुत स्वेल करती है और दर्द होता है, इसमें लाल हो जाती है आँख, तो यह इसे बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, मतलब किसी तरीके के पार्टिकल डस्ट से उसको एलर्जी है उस पर्सन को। अस्थमा भी देखा जाता है, अस्थमा के केसेस भी देखे जाते हैं कहीं कहीं। तो हम एक तरीके की कैरेट ग्रास, जैसा कि आप सब जानते होंगे और जो नहीं जानता होगा उसने देखा तो जरूर होगा, आप फोटो से पहचान जाओगे, दिस इज कैरेट ग्रास, ये हर जगह पाई जाती है। कैरेट ग्रास, इसी को कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। इसके जो वाइट वाइट दाने हैं ना, ये पॉलन जो है सफ़ेद सफ़ेद, वो हवा में उड़ते हैं, इससे ये छोटे छोटे कई दाने बन जाते हैं, ये ब्रेक हो करके, और दिखते भी नहीं है। सांस के थ्रू ये इजीली अंदर चले जाते हैं और अस्थमा कॉज करते हैं। तो जब यहाँ पे हम टाइप 4 में देखेंगे ये स्किन डिजीज कॉज कर रहे हैं, टाइप 1 में ये अस्थमा कॉज करते हैं। तो टाइप 1 में हम देखते हैं अस्थमा कॉज करते हैं, और अस्थमा भी क्या है, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, मतलब आपको तुरंत क्या होगा, कोलैप्स, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, और क्या होगा, लंग्स में म्यूकस भर जाएगा पूरे लंग्स में, ठीक है। नॉर्मली वहाँ एयर होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हो जा रहा है, म्यूकस भर जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सिम्टम्स जो हैं वो डेथ कॉज भी कर सकते हैं, पर्सन को बहुत ज़्यादा क्या होता है, इरिटेशन फील होती है, ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। देन IgE एंटीबॉडी से शो होता है, 15 से 30 मिनट लगते हैं रिएक्शन को आने में, कभी कभी देरी भी हो जाती है, तो हम देखते हैं रेयर केस में 10 से 12 घंटे भी लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन टाइप 4 की तरह 2 दिन नहीं लगते हैं, 10 से 12 घंटे में रिएक्शन आपकी बॉडी शो करती है अगर किसी चीज़ से वो एलर्जिक है तो जब फास्ट रिस्पॉन्स होता है तो उसे कहते हैं इमीडिएट, या फिर इसी को कहते हैं टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी। इसमें IgE की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसी का टेस्ट होता है, IgE की मात्रा बढ़ जाती है तो हम समझ जाते हैं कि ये टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी है। इसमें हम देखते हैं क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एक सेल होती है जिसे हम कहते हैं मास्ट सेल या बेसोफिल सेल। इसमें क्या होता है, एक तरीके की सेल होती है, पूरा आप कॉम्प्लेक्स तो नहीं समझेंगे, क्योंकि इस लेवल पे आपको बस इतना जानना है कि ये एक तरीके की सेल होती है जिसे हम कहते हैं मास्ट सेल या फिर बेसोफिल। इसके अंदर खूब सारे क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स। ये क्या है, ग्रैन्यूल्स, ठीक है। ये इसके ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। ये इस तरीके से क्या है, रिसेप्टर्स का काम होता है बाहर से IgE को पकड़ना। IgE आती है जब भी हमारी बॉडी में, वो मान लीजिए कि पॉलन ग्रेन एंट्री किए और पॉलन ग्रेन से किसी को एलर्जी है, तो IgE तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगी। IgE को पता चल जाएगा कि हाँ बाहर से कोई आया है, और ये क्या करेंगी, तुरंत जाकर के किससे बाइंड करेंगी, ये बाइंड कर जाएंगी। ओके, सेम कलर हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग। ये है क्या हमारी, ये है हमारी IgE तुरंत आएंगी और बाइंड कर जाएंगी किससे, बेसोफिल या मास्ट सेल से। उसके रिस्पॉन्स में ये बेसोफिल सेल क्या करेंगी, बस्ट, ये फटेंगी और इनके अंदर का जो ग्रैन्यूल्स है वो बाहर सेल में रिलीज हो जाएगा, और इन्हीं के रिलीज होने से हमारी बॉडी रिएक्शन देती है, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है। जो भी इन्फ्लेमेशन, सूजन आना, रेडनेस हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब इन्हीं ग्रैन्यूल्स के रिलीज होने की वजह से होता है। और ये ग्रैन्यूल्स IgE की मात्रा बढ़ने से निकलते हैं। IgE आकर के इससे बाइंड होगा, ये कौन सी, ये वाई शेप इम्यूनोग्लोबुलिन है। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है, तो IgE, इसी को बोलते हैं IgE इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर IgE एंटीबॉडी, ये बढ़ा देती हैं। और ये क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामीन ये सेल्स रिलीज करेंगी, और हिस्टामीन के रिलीज होने से क्या होता है, हमारी बॉडी रिएक्शन देती है, क्या करती है, हाइपर सेंसिटिविटी के जो भी आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखते हैं कि पर्सन को जो भी रिएक्शंस होते हैं, स्वेलिन और ये सब, स्वेलिंग और रेडनेस, ये सब देखने को मिलता है इस हिस्टामीन की वजह से। तो ये है टाइप 1। एलर्जिन किसे बोलते हैं,
जो पॉलन ग्रेन्स या फिर जो भी चीज़ें बाहर से आई हैं और एलर्जी कॉज कर रही हैं, जो एलर्जी कॉज करती हैं उसी को बोलते हैं एलर्जन। जैसे यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स, ये फ्लावर्स हैं, फ्लावर से पॉलन ग्रेन इनके नाक में गया और देन इनको क्या हो रही है, छींकें आ रही हैं, नाकों में खुजली हो रही है और क्या हो रहा है, तुरंत क्या हो रहा है, कफिंग होने लग रही है। तो दैट इज एलर्जी कॉज करने वाले एलर्जन, ठीक है, एलर्जन जो एलर्जी कॉज करें। एटोपी, एटोपी वो कंडीशन होती है जब पर्सन को क्या होता है, जेनेटिक रूप से आए। मान लीजिए मुझे कोई हाइपर सेंसिटिविटी है, मुझे मान लीजिए पीनट बटर खाने से हाइपर सेंसिटिविटी है और मेरे बच्चे में भी वो डिजीज चली गई, तो और क्या होता है, इसी को बोलते हैं एटोपी। यानी कि जब मेरे बच्चे होंगे तो उनको भी जेनेटिक रूप से ये बीमारी विरासत में मिलेगी, यानी कि उनके भी IgE की मात्रा हमेशा बॉडी में ज़्यादा होगी नेचुरल रूप से। मतलब कोई भी अगर उनको वैसे संपर्क में गए, जब भी उन्होंने पीनट बटर खाया तुरंत उनकी बॉडी रिएक्शन देगी, ठीक है। तो IgE की मात्रा जब क्या हो, जेनेटिकल रूप से जेनेटिक ट्रेट में विरासत में बच्चे के अंदर जाए तो IgE की मात्रा उसके अंदर ज़्यादा रहती है, बचपन से ही उसमें नॉर्मल से ज़्यादा IgE की मात्रा रहती है, इसी को बोलते हैं एटोपी, ठीक है। ये टर्म देख लीजिए, अगर पूछता है कहीं 1 मार्क्स में तो आप लगा सकते हो आंसर। देन मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म अभी हमने पढ़ लिया पीछे कि क्या करता है, IgE आकर के मास्ट सेल या बेसोफिल सेल से बाइंड होती है। बेसोफिल सेल जो है उस अपने अंदर के या फिर मास्ट सेल जो है अंदर के ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं, ग्रेन्यूल्स बाहर सेल में रिलीज होती है, तो जिसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी उसके खिलाफ रिएक्शन शो करती है, ठीक है। तो IgE बाइंड करती है स्पेसिफिक रिसेप्टर से मास्ट सेल के ऊपर और मास्ट सेल या फिर बेसोफिल सेल के ऊपर, और देन हमें रिएक्शन शो होता है, ओके। देन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, IgE की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसी कारण ये रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। और क्या होता है, हमारी सेल जो है हिस्टामीन रिलीज करती है और हिस्टामीन के रिलीज होने से इन्फ्लेमेशन, रेडनेस और ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। कभी इसमें क्या हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत, इचिंग, खुजली हो सकती है, कभी कभी ये फेटल भी हो सकता है, वस्कुलर परमिएबिलिटी डिक्रीज हो सकती है, मतलब कि जो वेसल्स वगैरह हैं, हमारे जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो रुक सकता है। तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है। डायलेशन, वैसो डायलेशन, यानी कि हमें क्या हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या वैसो डायलेशन मतलब कि नसों में से खून अच्छे से जा नहीं पाता है। डायग्नोसिस कैसे होती है, हम जब भी अगर ऐसा कोई एलर्जी दिखती है हम डॉक्टर को दिखाते हैं, देखिए कैसा रेडनेस हो गया, डॉक्टर तुरंत IgE की मात्रा चेक करता है। अगर IgE हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमें एलर्जी है, किसी चीज़ से एलर्जी है, और IgE की मात्रा बढ़ने का मतलब है कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है। इसमें हम कैसे टेस्ट करते हैं, तो हमारे ब्लड को निकालते हैं, ब्लड को निकाल के एलाइजा टेस्ट करते हैं। एलाइजा में क्या करेंगे, हमारे ब्लड में IgE की मात्रा बढ़ा देगा एलाइजा, और टेस्ट कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा एलाइजा कि क्या वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करके पहले तो बढ़ा लेंगे, हमारे ब्लड में जो भी मात्रा होगी IgE की बढ़ा लेंगे बाहर PCR से। उसके बाद एलाइजा में डाल के हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो रहा है। तो एलाइजा मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो एलाइजा मेथड में हम देखेंगे कि ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से बता देता है कि यहाँ पे आपको बस लिखना है, एलाइजा मेथड से हम पता कर लेते हैं कि हाँ IgE की मात्रा ज़्यादा है, और IgE की मात्रा ज़्यादा है तो इसका मतलब डायग्नोज हो जाता है कि हाँ ये पर्सन को ये बीमारी है, ओके। या फिर हम प्रिक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रिक टेस्ट या फिर इंट्राडर्मल टेस्ट भी करते हैं। मतलब मान लीजिए अब IgE की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हमें ये तो पता चल गया कि पर्सन को एलर्जी है। किस चीज से एलर्जी है ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर्सन के अंदर एक एक चीज से इंटरेक्ट करके देखेंगे। पहले क्या करेंगे, पॉलन के उसे ब्लड को बाहर निकालेंगे, पॉलन के कांटेक्ट में रखेंगे। पॉलन के कांटेक्ट में रखने से चेक करेंगे क्या IgE की मात्रा बढ़ रही है, अगर बढ़ रही तो हाँ उस पर्सन को पॉलन ग्रेन से ही क्या है, एलर्जी है। या फिर हम क्या करते हैं, अगर उसको पीनट बटर से एलर्जी है तो उसको पीनट बटर हल्की सी अमाउंट में दे करके देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। तो ये होता है प्रिक, मतलब छोटी मात्रा में प्रिक से इंजेक्ट करके देखना कि क्या किस चीज़ से एलर्जी है ये पता करना, और उसके खिलाफ तुरंत दवाई भी रखते हैं डॉक्टर की। अगर कोई तुरंत एलर्जी का रिस्पॉन्स होता है तो तुरंत उसको क्या करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और दवाइयाँ तुरंत तैयार रखते हैं कि इससे अगर रिएक्शन है तो हमको तुरंत, जैसे पॉलन ग्रेन के टेस्ट कराए तो पॉलन ग्रेन बॉडी में डाल दिया, अब पर्सन को बहुत ज़्यादा रिएक्शन होने लगेगा तो दवाई भी तैयार रखते हैं कि हाँ अगर रिएक्शन होगा तो तुरंत दवाई दे देंगे और पर्सन ठीक हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट क्या है, ड्रग्स। कैसे ड्रग्स, इन्फ्लेमेशन होता है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हम देते हैं। और इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें थेरेपी करते हैं, कौन सी, इम्यूनोथेरेपी करके देखते हैं मतलब इम्यूनोथेरेपी करके उस पर्सन को ठीक किया जाता है। यानी कि
थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस चीज को हम इंजेक्ट करते हैं पर्सन में, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन को पॉलन ग्रेन से एलर्जी है तो उसको थोड़े थोड़े मात्रा में रोज पॉलन ग्रेन से इंटरेक्ट करा के देखेंगे, उससे क्या होगा, वो पर्सन जो होगा हाइपोसेंसिटाइज हो जाएगा, यानी कि जो हाइपर था वो हाइपो हो जाएगा। रोज उसी चीज से कांटेक्ट में आते आते बॉडी जो है उसको अडेप्ट कर जाएगी कि हाँ ठीक है, आ रहा है आने दो, कोई बात नहीं, इट इज नॉर्मल, ये रोज का है, ठीक है। तो हाइपर से हाइपो हो जाएगा, हाइपो सेंसिटिविटी हो जाएगी, मतलब IgE की मात्रा अब उतनी नहीं बनेगी, कम हो जाएगी, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये कम हो जाएगी। तो ये टाइप 1 था, टाइप 1 थोड़ा बड़ा था। अब टाइप 2, टाइप 3 ये सब थोड़े छोटे छोटे हैं। तो टाइप 2 जो हाइपर सेंसिटिविटी है, इसमें हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक, या फिर इसी को बोलते हैं साइटोटॉक्सिक, या फिर हमने ऊपर नाम देखा था इसको क्या बोलते हैं, तो एंटीबॉडी डिपेंडेंट बोलते हैं। एंटीबॉडी डिपेंडेंट किसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, तो IgM और IgG एंटीबॉडी के ऊपर ये डिपेंडेंट होती हैं। तो IgG और IgM की मात्रा जब बढ़ जाती है बॉडी में तो ही हम देखते हैं कि ये होता है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। तो इट कैन अगेन बी अ क्वेश्चन कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी किसकी वजह से होती है, तो ये एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी G और एंटीबॉडी M की वजह से होती है। हमने देखा था कि जब भी रिएक्शन होती है, जब हम पढ़ रहे थे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में, तो सबसे पहले जो है किसी भी बाहर से आए हुए किसी भी एलर्जी के ऊपर किसी भी एलर्जन के ऊपर कौन अटैक करता है, IgM और IgG, तो वही अटैक करती हैं यहाँ पे। और हम देखते हैं साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है पर्सन के अंदर। इस केस में हम क्या देखते हैं, पर्सन को एंडोजीनस, मैक्सिममली एंडोजीनस रिएक्शन होता है, यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के केसेस देखने को मिलते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो केसेस हैं वो टाइप 2 में ही क्लासिफाइड है, यानी कि अगर पर्सन को किसी अपनी ही बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है, अपनी बॉडी को वो पहचान नहीं पाता है, अपनी बॉडी जो है अपने ही सेल्स पे अटैक कर देती है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, आप उनको सुनते हैं कि अब उनकी बॉडी जो है उनके हार्ट पे अटैक कर दी या किडनी पे अटैक कर दी, तो इसमें क्या हो रहा है, खुद की बॉडी खुद के ऑर्गन्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है। उसको लग रहा है कि ये किडनी बाहर से आई हुई है, हमारे सेल का पार्ट नहीं है, हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, तो हमारी इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक्ट कर देती है। गलती से ये होता है, यानी कि हमारी बॉडी, ये जो IgM है और IgG है, वो किडनी के ऊपर, हमारी ही किडनी के ऊपर अगर अटैक कर दे रहे हैं, या लिवर सेल के ऊपर अटैक कर दे रहे हैं, या किसी भी अपने ही ऑर्गन के ऊपर अटैक कर दे रहे हैं, ये दोनों, तो क्या होता है, एंडोजिनस रिएक्शन होता है। एंडोजिनस मतलब बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के जो चीज जो हमें, हमारी ही बॉडी के अंदर वो चीज़ जिससे हमें कुछ होना नहीं चाहिए था, नॉर्मल फंक्शनिंग हमारी बॉडी की होती रहनी चाहिए थी, लेकिन हम ऑटो इम्यूनिटी देखते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स देखते हैं, क्या होता है, हमारी बॉडी अपने ही बॉडी के अंदर क्या करती है, रिएक्शन कर देती है। तो इसमें क्या देखते हैं, और एक्सोजिनस भी हो सकता है कभी कभी। एक्सोजिनस मतलब ज्यादातर तो ये क्या है, नॉर्मली इट इज एंडोजिनस, अंदर का ही ऑटो इम्यूनिटी क्या करती है, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर क्रिएट करती है, बट कभी कभी एक्सोजिनस भी होता है। कभी कभी बाहर से कोई केमिकल आ गया, जैसे कि हेप्टेन्स, है ना, आपकी बॉडी में आप सांस ले रहे हो या कहीं केमिकल से ऐसा संपर्क होता है आपका, आप कोई ड्रग ले रहे हो ऐसा, तो ये क्या होता है, एक्सोजिनस भी होता है। बाहर से कोई ऐसा कोई चीज अंदर आई, उसके खिलाफ हमारी बॉडी को रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो दे रही है। आम लोगों को नहीं देती है, लेकिन किसी किसी पर्सन को देती है, तो दैट इज ऑल्सो केस ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। तो आपको पूछेगा कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसका, कौन सा केस है, तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का ही केस है ये, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो होती है ये क्या करती है, एंटीबॉडी जो है वो रिकॉग्नाइज करती है एंटीजन को, या फिर इसी को कह सकते हैं एलर्जन को। एलर्जन मैंने बताया, एंटीजन को मोस्ट प्रोबेबली आप क्या कहेंगे, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, एलर्जन, जो बाहर से आया है, एलर्जी कॉज कर रहा है, दैट इज एलर्जन, ओके। तो इसमें नॉर्मली रूप से हम पेनिसिलिन एलर्जी देखते हैं। लोग पेनिसिलिन की दवाइयाँ खाते हैं, कुछ नहीं होता, वो ठीक हो जाते हैं। वो क्या करती है, आपको बैक्टीरिया से बचाती है, वायरस से बचाती है। लेकिन किसी किसी पर्सन को आप क्या हुआ कि बैक्टीरियल अटैक हुआ, डॉक्टर ने उनको पेनिसिलिन दे दी, अब क्या होना चाहिए था, उस पर्सन को वो बीमारी ठीक हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनको पेनिसिलिन से ही रिएक्शन हो गया। एक तो बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन करके उनके ऊपर परेशान कर ही रखा है, बट पेनिसिलिन दवाई खा, ये क्या होती है, एक तरीके की ये फंगस से बनी हुई दवाई होती है, एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी ये क्या होती है, एंटीबायोटिक्स होती है। इसको खाने से क्या हो रहा है, उस पर्सन को ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जा रहा है, या फिर पेनिसिलिन खाने से क्या हो रहा है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिल रही है, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, सूजन आ जा रही है, उल्टियाँ आ रही हैं, पेट में दर्द हो रहा है, ये सब केसेस हमको देखते हैं टाइप 2 में, ठीक है।
देन ये किसकी वजह से होता है, आईजीजी और आईजीएम जो है प्राइमरली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस जो है इसमें रोल प्ले करता है, यानी कि मैक्रोफेजेस जो सेल्स हैं वो आकर के फैगोसाइटोसिस करेंगी। फैगोसाइटोसिस मतलब किसी भी चीज को खाना, ठीक है, इनगल्फ करना। तो वो क्या करेंगी, आकर के सेल्स को इनगल्फ कर देंगी। जिसको भी आईजीएम और आईजीजी ने पकड़ रखा है उस सेल को आकर के तुरंत फैगोसाइटोसिस कर दिया जाएगा, उसको खा लिया जाएगा, इनगल्फ। अगर अपनी ही बॉडी के सेल को पकड़ रखा है तो उसको भी आकर के फैगोसाइटोसिस यानी खा के डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। मतलब अच्छी खासी सेल है, आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है, उसको खा जाया जा रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है हमारी बॉडी के द्वारा। देन इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देती है ये एंटीबॉडी। तो हमने पढ़ा था कि आईजीजी और आईजीएम जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, तो वो एक्टिवेट कर देंगी। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, न्यूट्रोफिल्स को, इन सबको क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं। हीमोलिटिक डिजीज, अब हीमोलाइटिक डिजीज ये भी हमने पढ़ा हुआ है। आरएच क्या होता है, बच्चा जब मदर RH निगेटिव और बच्चा RH पॉजिटिव होता है। RH निगेटिव RH पॉजिटिव आप सभी ने ब्लड ग्रुप टाइप में देखा ही होगा। ओके, मैंने ये आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, दूसरे सेमेस्टर में पढ़ाया था। इसमें क्या होता है, एक बच्चा है और बच्चे के ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव, बल्कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, निगेटिव। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कैसे हो सकता है, क्योंकि फादर पॉजिटिव थे इसलिए बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो गया है। तो क्या हुआ, अब जब ये बच्चा डिलीवर होगा, फर्स्ट बेबी जब ये डिलीवर होगा तो बॉडी याद कर लेगी कि फॉरेन पार्टिकल आया था। डिलीवरी के टाइम क्या होता है, तुरंत एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, यानी कि बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आता है डिलीवरी के टाइम। और क्या करती है, मदर की बॉडी याद कर लेती है कि कोई फॉरेन पार्टिकल आया था, अगली बार ऐसा कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तो हम उस पर क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, मतलब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर अटैक कर देंगे। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, सेकंड बेबी है, जब फर्स्ट बेबी तो डिलीवर हो जाता है, नो प्रॉब्लम, पर्सन को पता भी नहीं चलता है। सेकंड टाइम क्या होता है, अगर मदर निगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव हुआ, सेकंड बेबी अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होता है, डिलीवरी में बच्चे के मरने की चांसेस बढ़ जाती हैं। क्योंकि अब क्या होता है, सेकंड टाइम बच्चा जैसे ही मम्मा जो है वो बच्चे को क्या करेंगे, कंसीव करेंगी, यानी कि बच्चा उनके पेट में आएगा, वैसे ही क्या होगा, प्लेसेंटा से एंटर कर जाएंगी आईजीजी और आईजीएम। बेसिकली इसमें आईजीजी एंटर करती है, आईजीजी जो है प्लेसेंटा के थ्रू एंटर करती है। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि विच एंटीबॉडी कैन एंटर थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के अंदर कौन जाती है, तो आईजीजी प्लेसेंटा के अंदर जाएगी और जा करके क्या करेगी, तुरंत इसके खिलाफ एक्ट करेगी, यानी बच्चे को मार दिया जाएगा, बच्चा मर जाएगा। तो नॉर्मली वो बच्चा क्या होना चाहिए था, मरना नहीं चाहिए था, लेकिन हमारी बॉडी उसको मार देती है। सेकंड बच्चा अगर AB पॉजिटिव है, मान लीजिए मदर AB निगेटिव है, ब्लड ग्रुप होता है ना AB, या फिर मदर A निगेटिव है, वो बच्चा A पॉजिटिव है, तो क्या होगा, सेकंड टाइम में सेकंड बेबी डिलीवर होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि आईजीजी इसको फॉरेन समझ के, बाहर का समझ के मार देगी। तो क्या होता है इस केस में, पहले ही जब फर्स्ट बेबी डिलीवर होता है और इसके खिलाफ एंटीबॉडी, मतलब मेमोरी सेल याद कर रही होती हैं कि हाँ कोई बाहर से आया था, ये क्या था, पॉजिटिव था, यानी फॉरेन था हमारी बॉडी के लिए, मदर की बॉडी इसको याद कर लेती कि हाँ फॉरेन था। तभी क्या कर दिया जाता है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं रोगम, रोगम दवाई जो है उसको दे दी जाती है। इसमें क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसिव है ये। इम्यूनोसप्रेसिव मतलब कि जो मेमोरी सेल्स इसके खिलाफ बन रही थी कि अगली बार आएगा तो मार पीट करके गिरा देंगे, अगली बार सेकंड बेबी को डिलीवर होने नहीं देंगे, उसको रोक दिया जाता है। मतलब जैसे ही याददाश्त क्रिएट होने लगती है उसको रोक दिया जाता है, इनको बाइंड कर देते हैं। ये देखिए आप क्या देख रहे हैं कि RH स्पेसिफिक एंटीबॉडी बन रही है, इसके क्या कर दिया गया, रोगम ने इसको बाइंड कर लिया, मतलब अब इसको बनने ही नहीं देगा। क्या कहेगा, नहीं अपना है, इसको बताएगा नहीं भाई ये अपना है, इसको समझाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये डिलीवर होगा, तो देखते हैं आप फर्स्ट बेबी में अगर मदर निगेटिव है तो उनको इंजेक्शंस दी जाती हैं, और इंजेक्शन देते हैं तो क्या होता है, तभी सेकंड बेबी हो पाता है, नहीं तो क्या होगा, अटैक कर देती है बॉडी। तो इंजेक्शंस लगते हैं अगर मदर निगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव होता है तो, ठीक है। तो वही लिखा है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होती है, वो तो डिलीवरी हो जाती है, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से हमको क्या देना पड़ता है, इसके खिलाफ, इन एंटीबॉडीज के खिलाफ हमको सप्रेसिव देने पड़ते हैं, ताकि ये एंटीबॉडी जो बन रही है वो ना बने और सेकंड टाइम भी डिलीवरी हो पाए। तो इसी को बोलते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का ही केस है ये, हीमोलिटिक डिजीज। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि हीमोलिटिक डिजीज किस हाइपर सेंसिटिविटी का पार्ट है, किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है, न्यूबॉर्न बेबी अगर मरता है तो वो, अब यहाँ पे हीमोलिटिक मतलब होता है ब्लड,
ठीक है। तो ब्लड से रिलेटेड डिजीज, तो ब्लड का कांटेक्ट में आने से, मदर और बेबी के ब्लड के कांटेक्ट में आने से ही ये डिजीज होती है। तो ये टाइप 2 का है। पता कैसे चलता है? तो भाई ये कैसे पता चलता है? तो इंफ्लोरेसेंस का यूज करके, इंफ्लोरेसेंस मतलब वो हम चेक कर लेते हैं कि वो जो एंटीबॉडी अगर वो बनी है तो वो चमकने लगती हैं, और चमकती हैं, चमक अपने से नहीं चमकेगी ऑफ कोर्स, हम क्या करेंगे वहाँ पे फ्लोरेसेंस डाल करके चेक करेंगे कि क्या ऐसी ब्लड निकालेंगे, उसमें डाई डालेंगे और चेक करेंगे, और वो डाई किससे बाइंड करेंगी? वो जाकर के उसी एंटीबॉडी से बाइंड करेगी। अगर उस एंटीबॉडी का मात्रा ज़्यादा है तो क्या ब्लड चमकने लगेगा चेक करने पे, और हम समझ जाएंगे कि हाँ इस पर्सन को क्या है, यहाँ पे एंटीबॉडी बन गई है, अब हम उसको क्या करना पड़ेगा, सप्रेसिव देना पड़ेगा, ठीक है। देन ट्रीटमेंट क्या है? तो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, और हम क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स देते हैं। तो आप देखते हैं इम्यूनोसप्रेसिव यानी इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव, जो शो कर रहा था हाइपर सेंसिटिविटी, उसको सप्रेस कर रहे हैं हम। तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है कि भाई शांत हो जाओ, इतना सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अपना ही क्या है, अपना ही खून है, और ये क्या है, इसके खिलाफ रिएक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव खाते हैं। देन टाइप 3 एंटीबॉडी, टाइप 3 एंटीबॉडी सॉरी हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें IgG रिस्पॉन्सिबल होता है इस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी के लिए। इसको हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो हमने अभी डायग्राम देखा था, तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये क्या करता है, ये क्या है, बाहर से कोई पार्टिकल आया है, डस्ट ही आ गया है, उसके खिलाफ क्या होगा, और ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, ये क्या है, ये है आर्टरी। आर्टरी में क्या हुआ, बाहर से कोई भी डस्ट पार्टिकल आया, तुरंत क्या होगा, इसके खिलाफ एंटीबॉडी एक्टिव होगी, क्योंकि ये फॉरेन है, तो फॉरेन है तो क्या होगा, एंटीबॉडी बाइंड करेगी। अब इतने ज्यादा मात्रा में ये हो जाएंगी ना कि इसको नॉर्मली तो क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस हो जाएगी, इसको खा लिया जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में ये बन जाता है, जब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं IgG, कौन है इसमें, IgG की मात्रा बहुत ज़्यादा जब किसी पर्सन में बढ़ जाती है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि इतनी ज़्यादा एंटीबॉडी बनी, एक बनती है, मैक्रोफेजेस आके इसको खा जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो मैक्रोफेजेस भी थक जाते हैं, कहते हैं कितना हम सफाई करेंगे, तो बढ़ते ही जा रहा है, IgG जो है कि एकदम परेशान करके रख दिया है, इसकी मात्रा तो बढ़ते ही जा रही है, कितना खाएं, कितनी सफाई करें। तो क्या होता है, क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड आगे की ओर, यहाँ पे जो ब्लड होगा वो आगे की ओर फ्लो ही नहीं कर पाएगा, और पर्सन को क्या होगा, वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से क्या होता है, डेथ हो जाती है पर्सन की। तो ये केस हमको देखने को मिलता है, कैपिलरीज में डिपोजिशन हो जाता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। हम क्या देखते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स जो है ब्लड में डिपॉजिट हो जाता है। इस केस में क्या देखने को मिलता है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो बीमारी है इसका नाम क्या है, तो इसको हम कहते हैं यहीं पे, इसमें ल्यूपस, यानी कि ये ल्यूपस नेफ्रिटिस, ठीक है। इसमें हम पर्सन को क्या देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, मतलब कि पूरे बॉडी पे क्या हो रखे हैं, रैशेस हो रखे हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेड क्या होते हैं, यहाँ पे चिकते पड़ जाते हैं। तो दैट अकर्स इन केस ऑफ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है कि जनरली जो पर्सन है उसमें क्या होता है, ये सब डिजीजेस देखने को मिलती हैं। तो ये डिजीजेस के नाम है, इसमें आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है इस केस में देखने को मिलता है पर्सन को, और ये एक तरीके का क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, पर्सन को गांठ पे दर्द होती है, गठिया का रोग, ठीक है, या फिर इसमें ऑर्गन्स के फेलियर हो सकते हैं, किसी ऑर्गन पे अटैक हो सकता है, इसमें ये डिजीज भी देखने को मिलती है, यानी कि ल्यूपस भी देखने को मिलता है। ये सब केसेस हमको देखने को मिलते हैं टाइप 3, ये एग्जांपल्स हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी डिजीजेस के। और इसमें हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होता है, ये ज़्यादा पैथोजेनिक जो है वो नहीं होता, मतलब पैरासिटिक नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, इसमें ऐसे चीज़ों से एलर्जी हो जाती है जिससे एलर्जी नहीं होनी चाहिए थी। तो दैट इज कॉज मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होना चाहिए था, होता है, नॉर्मल रूप से होता है लोगों को कि बैक्टीरिया अंदर आ गया, वायरस अंदर आ गया, तो उसके खिलाफ जो है IgG बनता है। लेकिन ऐसी डस्ट पार्टिकल या ऐसी कोई चीज़ अंदर आ रही है जिसके खिलाफ इतना रिएक्शन नहीं होना चाहिए था और रिएक्शन होता है, तो ये डिजीजेज, ऐसी डिजीजेज देखने को मिलती हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, और किडनी में भी ल्यूपस की केसेस देखने को मिलते हैं, नेफ्रिटिस। ओके,
इसमें 3 से 10 घंटे में रिएक्शन देखने को मिलता है। 3 से 10 घंटे में रिएक्शन शो करती है बॉडी कांटेक्ट में आने के बाद किसी भी एलर्जन से। इसमें IgG क्लास और IgM दोनों ही इन्वॉल्व है। और ये क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि क्रोनिक बैक्टीरियल डिसऑर्डर भी जैसे बैक्टीरिया अंदर आ गई तो बैक्टीरिया के खिलाफ भी रिएक्शन होता है, तो दैट इज एक्सट्रीमली नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल है कि बैक्टीरिया आई, उसके खिलाफ क्या हो गया, IgG IgM रिएक्ट कर गए और हम देखते हैं कि इन्फेक्शन होता है। बट कभी कभी बाहर से ऐसे पार्टिकल आते हैं जिनसे रिएक्शन नहीं होना चाहिए था और रिएक्शन हो जाता है, तो वो होता है एंडोजेनस रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि SLE यानी कि ल्यूपस इरिथ्रोमेटस यानी SLE यानी कि सिस्टमैटिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस। ओके, तो ये है इसका डायग्राम, कुछ इस तरीके से हम देखते हैं इस पर्सन को। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम देखते हैं कि जब हमारे IgG और IgM की मात्रा बढ़ती है तो इसमें टाइप 3 भी देखने को मिलता है। तो टाइप 3 अगेन इसमें क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ये भी एक्टिवेट करता है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्योंकि IgG और IgM से ये एक्टिवेट होते हैं तो इनकी मात्रा बढ़ने से ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी भी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि FCR रीजन, तो FCR रीजन मैंने बताया था क्या होता है, फिलामेंट का नीचे वाला पोर्शन यानी कि वाई। इतना कॉम्प्लेक्स में वैसे आपको घुसने की जरूरत नहीं है, बट मैंने बता दिया इन केस आपको इंटरेस्ट हो। अब बोलो मैम इंटरेस्ट नहीं है इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का, ये रीजन होता है FC रीजन। ठीक है, तो इस FC रीजन का रिसेप्टर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है यानी फैगोसिटिक सेल, यानी कि ये क्या है, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का काम है किसको हटाना, मैक्रोफेज का काम है सेल्स की क्लीनिंग करना, किसी चीज़ को एंटीबॉडी एंटीजन को इनगल्फ करना। इसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और क्या होता है, IgM बाइंड होती है, तो ये क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि हाँ बॉडी में कॉम्प्लेक्स बना है, इसको सफाई करनी है, इनको इनगल्फ करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब बन जाता है तो ये भी क्या होते हैं, एक्सेजरेट हो जाते हैं कि भाई कितना हम मेहनत करें। तो नॉर्मल रूप से तो ये करते हैं, बट क्या हम देखते हैं बहुत ज़्यादा जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये भी थक जाते हैं और क्या होता है, फैगोसाइट्स को काम करना बंद कर देते हैं। नॉर्मली तो ये क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं। जो इम्यून जो सिस्टम एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन जो हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, उसको ये इनगल्फ करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं और मैक्रोफेजेस उनको खा जाते हैं। बट बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है, ये इनगल्फ नहीं करते हैं और इसी को क्या करते हैं, जब ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं काम करते करते, यानी कि ये थक गए हैं कि भाई कितना कॉम्प्लेक्स बना रखा है, अब हम नहीं खाएंगे, तो उसे को ही क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फैगोसाइट्स या फिर फ्रस्ट्रेटेड फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्रस्ट्रेटेड फैगोसाइटोसिस। और इसको क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फैगोसाइट्स, किसको, मैक्रोफेजेस को। ओके, देन द टाइप डायग्नोज कैसे होता है ये, तो ऑफकोर्स ये बात है IgG और IgM की मात्रा बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में बढ़ गई है, तो उससे हम पता कर लेंगे, डायग्नोज कर लेंगे कि हाँ कि हमारी बॉडी में ये डिजीज़ है। तो इन्फ्लोरेसेंस लगा करके चेक करेंगे IgG और IgM की मात्रा, माइक्रोस्कोपी से चेक करेंगे, माइक्रोस्कोपी छोटी सी डिवाइस लगा करके चेक कर लेते हैं बॉडी में कि IgG और IgM की मात्रा बढ़ तो नहीं गई है। और अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम ये देते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, मतलब मेडिसिन, और या फिर क्या करते हैं, एंटी जो भी हमें चाहिए बहुत ज़्यादा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, मतलब सप्रेस करते हैं जो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया है उसको। देन टाइप फोर्थ में क्या होता है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी सबसे लेट रिएक्शन देती है, इसलिए इसको डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से भी जानते हैं, सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। बाकी सारी हाइपर सेंसिटिविटी जो होती हैं वो क्या करते हैं, एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडी शो करते हैं, IgE IgG IgM। लेकिन इस केस में क्या होता है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी यहाँ पे रिएक्शन नहीं करती, यहाँ पे सेल्स जो हैं, टी सेल्स जो हैं वो काम करती हैं, टी सेल्स जो हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देती हैं। तो ये अकेला क्या है, तो अकेला सेल मीडिएटेड है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज सेल मीडिएटेड, बाकी सब एंटीबॉडी मीडिएटेड नहीं, ये सेल जो हैं इस तरीके की हाइपर सेंसिटिविटी शो करते हैं। और कौन सी सेल, तो टी नेव सेल्स या फिर टी सेल्स। ओके, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें अब यहाँ पे एंटीबॉडी तो है नहीं पकड़ने के लिए, यहाँ कौन पकड़ता है, तो यहाँ पे APC पकड़ते हैं। APC मतलब क्या होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीजन को पकड़ करके दिखाने वाली जो सेल्स होती हैं, एक सेल होती है वो क्या करती है, वो पकड़ लेती है, किसको पकड़ेगी, ऑफकोर्स ये बात है, ये किसको पकड़ने वाली है, ये बाहर पे इनके पास क्या होता है, बाहर पकड़ने के लिए यंत्र होते हैं, कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आया उसको ये पकड़ लेगी और पकड़ के क्या करेगी, टी सेल्स को दिखाएगी। यहाँ पे बगल में क्या होगा, टी सेल होगा, टी सेल के पास ये लेकर के जाएगी। ये कौन है, ये है टी सेल,
और ये क्या है, तो दिस इज एक्चुअली APC, ओके। तो APC ने पकड़ लिया, इसको प्रेजेंट किया, किसको प्रेजेंट किया मतलब दिखाया कि लुक व्हाट आई हैव गॉट, मैंने क्या पकड़ा है। तो यहाँ पे नेव सेल्स जो हैं, टी नेव सेल्स, जब ये क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं टी सेल्स, तो उनको बोलते हैं नेव टी सेल्स। ये क्या करेंगे, ये तुरंत मैच्योर हो जाएंगे। जब इसको देखेंगे कहेंगे अच्छा ये तो खतरा है, अब हमारा बचपने का दिन गया, अब हमको मैच्योर होना पड़ेगा। मैच्योर होके क्या बनाते हैं, मैच्योर होकर बनाते हैं हेल्पर टी सेल्स, तो इसी को बोलते हैं टी हेल्पर सेल्स यानी TH1, ओके। TH1 जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिर अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, इसके खिलाफ रिएक्शन करते हैं, यानी कि ओके कि ये नॉर्मली क्या होता है कि कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन टी सेल्स को लगा कि नहीं यार ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये हमें छोड़ेगा नहीं, इसको पहले पटक के मारो। तुरंत क्या करेगा, अपना अमाउंट में बढ़ाएगा अपने आप को, टी सेल्स अपने आप को बढ़ाएंगे और क्या बन जाएंगे, पहले तो मैच्योर होंगे, मैच्योर होकर बना लेंगे अपने आप को टी हेल्पर सेल्स, मैच्योर होकर के हेल्पर सेल्स बनाएंगे, फिर अपना नंबर बढ़ाएंगे, देन क्या करेंगे, रिएक्शन शो करते हैं। इसमें क्लिनिकल स्टेट में हमको देखने को क्या मिलता है, मतलब कौन कौन से डिजीजेज देखने को मिलती हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट डर्मेटिस, तो यहाँ पे डर्मेटाइटिस की बीमारी देखने को मिलती है, मतलब स्किन डर्मल डिजीजेज, डर्मिस से रिलेटेड डिजीजेज देखने को मिलती है। तो उसमें प्लांट के कांटेक्ट में जैसे क्या हो कि कोई भी ऐसे प्लांट हो जो डिजीज कॉज करें, तो जैसे पार्थेनियम के कांटेक्ट में स्किन डिजीज शो करना, जैसे क्या होना कि यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेन्युला नाम की डिजीज है, या फिर इसमें क्या देखते हैं हम, ट्रांसप्लांट का रिजेक्शन हो जा रहा है, मतलब किडनी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर भेज रहे हैं, लेकिन वो बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, उससे लग रहा है कि ऑफकोर्स की बात है दूसरे का किडनी है, तो वो बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तो बॉडी क्या करती है, उसे फॉरन मान के उस पर अटैक कर देती है। सपोज मान लीजिए कोई पर्सन है, उसका एक्सीडेंट होता है, मैं ही कहीं जा रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट होता है, मेरी किडनी काम करना बंद कर देती है किसी वजह से, तो वो क्या होता है, किडनी जब मैं ट्रांसप्लांट कराऊंगी, दूसरे पर्सन की किडनी लूंगी, तो वो किडनी एक्सेप्ट नहीं करेगी मेरी बॉडी, उसके खिलाफ क्या करेगी, रिएक्शन करने लगेगी, मतलब उससे फाइट करने लगेगी, उससे लगेगा बाहर से कोई आया है। तो ये भी केस किसमें देखते हैं हम, टाइप 4 में। तुरंत नहीं होता है, ये डिलेड 2 से 3 दिन में बॉडी जो है रिएक्शन शो करती है। तो ट्रांसप्लांट का रिजेक्शन, बॉडी ट्रांसप्लांट जो आपने ऑर्गन किया है उसको रिजेक्ट करती है कि नहीं ये मेरा नहीं है, ओके। तो दैट इज टाइप 4। इसमें हम क्या देखते हैं, तो इसमें कई सारे डिजीजेस देखने को मिलते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि 48 से 72 आवर्स, दैट इज 1 to 2 डेज लग जाते हैं। उसके डिजीजेस के नाम है जो हमें देखने को मिलते हैं टाइप 4 में। ये डिजीज आप देख रहे हैं, इसमें स्किन पे लम्प्स की तरह बाहर उभार आ गया है, तो ये केस भी हमको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, टिश्यू पे लेसेंस आ जाते हैं, स्कैरिंग देखने को मिलती है, ग्रैन्युला फॉर्मेशन, ये है ग्रैन्युला फॉर्मेशन, बाहर ग्रैन्यूल्स जैसा बाहर उभार आ गया है। ये किसी भी इंटरनल ऑर्गन में भी हो सकता है, लंग्स में, हार्ट पे, या फिर बाहर भी हो सकता है, किसी भी मतलब आपको स्किन के ऊपर देखने को मिल रहा है, हाथ पैर के ऊपर। तो ये नॉर्मली ये क्या करता है, हमारे स्किन जो है रिएक्शन देती है इस तरीके का। तो ये TH1 सेल्स यानी कि पीछे जो हमने पढ़ा टी हेल्पर सेल्स जो है वो क्या करती हैं, साइटोकाइंस को एक्टिवेट करती हैं, और मैक्रोफेजेस जो हैं वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और टिश्यू को डैमेज करते हैं। यानी कि TH1 सेल बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारी सेल्स जो है वो टिश्यू को, अपने ही टिश्यू को अटैक करके उसको डैमेज करने लगती है, और क्या करती है, इस तरीके से उभार बनाती है। तो टाइप 2 की तरह यहाँ पे नहीं हो रहा है, आप डिफरेंस समझिए। टाइप 2 में क्या हो रहा है, अपनी सेल्स को, ऑर्गन को मार के खत्म कर दिया जाता है, लेकिन इसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें इस टाइप में क्या होता है कि उसको थोड़ा बहुत डैमेज करेंगे, उसमें कुछ उभार हो जाएंगे, कुछ तरीके के लेसन्स बन जाएंगे, कुछ तरीके के निशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पूरे तरीके से उस ऑर्गन का फेल्योर करा दिया और हमको फिर इसको ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ जाती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे होता है इसका, तो हम देखते हैं कि इसमें इन वीवो, मतलब हम पता करते हैं इन वीवो तरीके से हम डायग्नोस करते हैं और पता करते हैं कि क्या उस पर्सन को टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है कि नहीं है। तो हम देखते हैं TH1 सेल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो दैट विल अल्टीमेटली हम समझ ही जाएंगे कि भाई ये बीमारी है, इस पर्सन को टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है, दैट पर्सन इज शोइंग हाइपर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ एलर्जन, ओके। तो हम देखते हैं कि इसमें हम ट्रीटमेंट कैसे देखते हैं, तो ट्रीटमेंट हम यहाँ पे देते हैं स्टेरॉइड से।
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, जिससे क्या होता है उस पर्सन की जान बचती है, ट्रीटमेंट होता है। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है टाइप्स 1, 2, 3 और 4 के बारे में। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में हम देखते हैं कि कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पे IgE इन्वॉल्व होती है। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन या कौन सी एंटीबॉडी जो है वो इन्वॉल्व होती है, तो IgE। देन टाइप 2 में IgG और IgM, टाइप 3 में IgM और IgG, एंड देन टाइप 4 में कोई भी एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती है। यहाँ पे हम देखते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है, यानी कि टी हेल्पर सेल्स काम करती हैं। यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी काम नहीं करती है, इसलिए नन। एंटीबॉडी पहला था। देन नेक्स्ट एंटीजन कौन सा होता है, तो एंटीजन यहाँ पे एक्सोजेनस बाहर से आता है, बाहर से एंट्री करता है, मतलब हम बाहर से पीनट बटर या कुछ भी बाहर से खाते हैं। देन यहाँ पे सेल के सरफेस पे होता है, यानी सेल के अंदर आ चुका हो सकता है, इसीलिए हमने देखा था इसमें ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भी देखने को मिलता है। टाइप 3 में सॉल्युबल, यानी कि अंदर आ गया है और वो सोलिबलाइज हो गया है, मिक्स भी हो गया है, उसके बाद से एंटीबॉडी इसको पकड़ के निकाल लेती हैं। जैसे कि हमने पढ़ भी रखा था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कि एक बार घुल गई उसके बाद भी हारी नहीं मानती हमारी एंटीबॉडी, उसको बाहर निकाल लेती हैं और फिर उसको किल करती हैं। देन लास्ट वन इज टिश्यू एंड ऑर्गन्स, तो ये टिश्यू और ऑर्गन्स पे अफेक्ट करता है, उनको डैमेज कर सकता है टाइप 4 में। देन अब टाइम के बेसिस में ये सबसे जल्दी होता है, इसलिए इसको क्या लगता है 15 से 30 मिनट में एलर्जी हमको तुरंत हमारी बॉडी में होने लगती है, तुरंत रिस्पॉन्स होता है 15 से 30 मिनट के अंदर। रेयर केस ही देखा जाता है कि 1 दिन लग जाते हैं। सेकेंड में हम देखते हैं मिनट्स टू आवर, तो कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटों, 10 घंटे 8 घंटे ऐसे रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलता है, तो कुछ घंटों तक भी ये रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, मतलब कुछ घंटों के बाद ऐसा रिएक्शन आता है। यहाँ पे हम देखते हैं 3 से 8 घंटे, तो ये यहाँ पे क्या होगा 3 घंटों से कम में ही रिस्पॉन्स मिलेगा, या 3 से क्या होगा कि कुछ मिनट से लेकर के 3 से 4 घंटों तक, यहाँ 3 से 8 घंटे, और लास्ट वाले में हम देखते हैं कि 2 से 3 दिन लग जाते हैं, यानी 48 to 72 आवर्स लग जाते हैं, इसीलिए इसको डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि हिस्टोलॉजी क्या है इसकी। हिस्टोलॉजी यानी कि कौन अटैक करने के लिए हेल्प करता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स, ये जो हैं ये इनगल्फ करने का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं, यानी मैक्रोफेज की तरह काम करते हैं। यहाँ पे एंटीबॉडी और साथ साथ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम दोनों एक्टिवेट हो जाता है, यानी IgG IgM एंटीबॉडी, और ये दोनों का ही काम क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देती हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जो साथ मिलकर के क्या करती हैं, किसी भी बैक्टीरिया या वायरस की लाइसिस करा देती हैं। देन टाइप 3 में क्या होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट और न्यूट्रोफिल सिस्टम, यानी इनका काम क्या है, ये भी मैक्रोफेजेस की तरह काम करेंगे, इनगल्फ करने का काम करेंगे, किसी भी बैक्टीरिया को क्या करेंगे, खा जाएंगे जब भी उसकी डेथ हो जाएगी उसके बाद। यहाँ हम देखते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये मैक्रोफेज की तरह काम करते हैं, तो अलग अलग टाइप के हिस्टोलॉजी, मतलब अलग अलग टाइप के सेल्स जो हैं वो आकर के इनगल्फ करने का काम करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस को खाने का काम करते हैं आफ्टर देयर डेथ। एक बार मार दिया उसके बाद। यहाँ पे देखते हैं टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं। कौन सी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, IgE, यहाँ इन दोनों में IgG और IgM। लास्ट वाले में नन, कोई भी एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती है, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स होती हैं टाइप 4 में। देन हम क्या देखते हैं कि ये किसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करता है, तो यहाँ पे अस्थमा जैसी फीवर हो सकती है, हे फीवर हो सकती है, तो हे फीवर इज हमें क्या हो, एलर्जी हो जाए किसी चीज़ से, अस्थमा जैसे भी क्या होता है, रिएक्शन होता है। इसमें हम क्या देखते हैं, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस यानी गर्भ में बच्चे जो मर जाते हैं, अलग अलग क्या होता है, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो निगेटिव होने की वजह से और बच्चे का पॉजिटिव होने की वजह से क्या होता है, बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है, सेकेंड बच्चा, तो ये किसके कारण होता है, तो ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है। देन इसमें हम देखते हैं SLE जो अभी हमने पढ़ा, उसके बाद फार्मर्स लंग्स डिजीज भी देखने को मिलती है टाइप 3 में, पॉलन ग्रेन की वजह से होती है ये कुछ खास तरीके के। एंड देन यहाँ पे हम देखते हैं ट्यूबरकुलिन या फिर IV और साथ साथ पॉइजनस आईवी। पॉइजनस आईवी एक तरीके का प्लांट है जो कैसा होता है, ये जैसे एक प्लांट है पार्थेनियम या कैरेट ग्रास, ये भी इन्फेक्शन करता है और क्या होता है, इस तरीके से रैशेस जो है पर्सन की बॉडी पे देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से एक प्लांट होता है पॉइजनस आईवी। पॉइजनस आईवी जो है उसकी पत्तियां कुछ ऐसे कटीली सी होती हैं और क्या होता है कि हम देखते हैं उनमें
कि बच्चों को या फिर किसी भी एडल्ट से जिसको ये एलर्जी करती है उसको स्किन डिजीज़ होती है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है। इस तरीके से कुछ इसकी पत्तियां हमको देखने को मिलती हैं और ये पॉइजनस आइवी की लीव्स कुछ इस तरीके से होती हैं। और देन इसके बाद हम देखते हैं कि ये चारों टाइप में मेन डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है इन चारों टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी के साथ। इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।